मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। पर हमें ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल चाहिए थे जो लाइट वेट हो, इजिली ट्रांसपोर्ट कर सके, लॉन्ग लाइफ हो, वर्किंग करता हो तब भी और नॉन वर्किंग हो तब भी उसकी जो लाइफ स्पैन है वो लॉन्ग होनी चाहिए, और ड्यूरिंग द वर्किंग कंडीशन उसके वोल्टेज भी कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। तो बाद में फिर ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कवर किए गए कि जिसको जो ये सभी तो कि कंडीशंस को फील कर सके। तो उसको हम कॉमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम सेल या बैटरी से पहचानते हैं। इसमें सबसे कॉमन है ड्राई सेल, जो नॉर्मली टॉर्च में रिमोट कंट्रोल जो होता है, रिमोट में या टॉयस के अंदर में इसका इस्तेमाल करता है। तो कॉमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको हम सेल या फिर बैटरी से पहचानते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैटरीज, चार्जेबल एंड नॉन रिचार्जेबल। तो बैटरी को हम दो भाग में कन्वर्ट करें तो एक जो वन टाइप ऑफ बैटरी इज प्राइमरी बैटरीज या प्राइमरी सेल्स, जो एक बार डिस्चार्ज जब हो जाती है उसके बाद उसको फिर से इसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जब एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या एक ऐसी सेल, ऐसी बैटरी कि जिसको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक डिवाइस के साथ, एनर्जी सोर्स के साथ जोड़ते हैं, तो फिर उसमें फिर से रिचार्ज नहीं किया जा सकता है। वो डेड होने के बाद उसको फिर से रीयूज नहीं किया जा सकता है, उसको प्राइमरी सेल बोलते हैं। और जो सेल या बैटरी जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं उसको हम सेकेंडरी बैटरी या सेकेंडरी सेल से पहचानते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बैटरीज या सेल। तो यहाँ पर देखो, मैंने एक साथ चारों बैटरीज को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है डायग्राम को। ये प्राइमरी सेल्स है, प्राइमरी बैटरीज है, एंड ये दोनों सेकेंडरी बैटरीज है। प्राइमरी बैटरीज की बात करें तो ये ड्राई सेल है और ये मर्क्यूरी सेल है। ठीक है, पहले हम इस दोनों के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट ये ड्राई सेल। सबसे कॉमन ये सेल है, हर किसी के घर में ड्राई सेल तो मिलेगा ही मिलेगा, इवन ये सेल भी सबके घर में मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले ड्राई सेल की बात करें तो ड्राई सेल क्या है, तो कि ड्राई सेल जो है वो 1868 के अंदर, 1868 या 67 में जॉर्ज लेक्लैंड से, जो साइंटिस्ट था, फ्रेंच साइंटिस्ट था, उसने डिस्कवर किया था ड्राई सेल को, जिसके अंदर नॉर्मली क्या होता है कि यहां पर एनोड, देखो इस तरह से इसको याद रखेंगे, एनोड, कैथोड। नॉर्मली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में तीन चीजें होती है, एनोड, कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो नॉर्मली यहां पर जो एनोड है वो जिंक है, जिंक सॉलिड। जो कैथोड है यहां पर, नॉर्मली जो कैथोड है उसमें जो इलेक्ट्रोड है वो कार्बन का है, यानी ग्रेफाइट से बना हुआ है। ये ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट रॉड है, जिसको ये कार्बन है, रियल में क्या है, कार्बन, कैर्बोटॉन है, ग्रेफाइट। तो रियल में ग्रेफाइट ये कैथोड की तरह एक्ट करता है, पर रिडक्शन के लिए जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक, वो क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, MnO2 प्लस कॉर्क। ठीक है, कॉक यानी एक्टिवेटेड चारकोल, इसका पाउडर होता है। तो ये जो है, ये मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस कॉक पाउडर है। उसके बाहर ये जो ग्रीन कलर के स्पॉट यहां पर आपको दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जिसके अंदर एमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड की मॉइस्ट पेस्ट इसमें फ्री की हुई होती है। यहां पर हम लिख देते हैं एमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड, दोनों की मॉइस्ट पेस्ट होती है। ठीक है, तो ये तो मैं पढ़ा हुआ है, पर हम ये चारों सेल को हम इसी तरह से देखेंगे, एनोड पर क्या है, कैथोड क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है, और उसका रिएक्शन क्या होता है। अब हम बात करेंगे रिएक्शन के बारे में। यहां पर क्या रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन। तो हमें डायग्राम तो पूरा पता है कि ये ग्रेफाइट का रॉड है,
ये जो ग्रेफाइट का रोड है वो नीचे जो बॉटम है जिंक का, ये जिंक केस है, ये जो है ये जिंक केस है, जिंक का एक कंटेनर है सिलिंड्रिकल फॉर्म में, ठीक है, जो एनोड की तरह एक्ट करेगा, ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो रिएक्शन क्या होता है, जब ये ड्राई सेल को हम किसी इलेक्ट्रिक वायर से किसी डिवाइस के साथ जब जोड़ते हैं तो यहां से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिक जनरेशन, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो हो रहा है उस समय क्या हो रहा है, तो कि जो जिंक है जो एनोड की तरह एक्ट करता है, वो पहले इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे जगह कम होने की वजह से। एनोड पर क्या हो रहा है यहां पर, तो कि जो जिंक है सॉलिड वो क्या कर रहा है, Zn2 प्लस एंड 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एक्सटर्नल वायर से वो जो डिवाइस है उसमें जाएंगे ये सारे इलेक्ट्रॉन, और वहां से फिर वो कैथोड पर आएंगे, ये पॉजिटिव है एंड ये नेगेटिव है। तो अब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कार्बन रोड से, जो ग्रेफाइट रोड है उससे अंदर जाएंगे। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो एमोनिया, ये मैंगनीज डाइऑक्साइड है, वो वहां पर रिड्यूस होगा। किस तरह से, तो कि जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है MnO2, वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या करेगा, Mn+3 में कन्वर्ट होगा, Mn3+ में। तो Mn3+ इस तरह से हम लिखेंगे MnOOH में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इस तरह से समझ सकते हैं, Mn इसके साथ ऑक्सीजन एंड यहां से OH जुड़ेगा, तो ये Mn3+ में कन्वर्ट हुआ। ये किस में कन्वर्ट हुआ, Mn3+ में, यानी +4 to +3 में ये रिड्यूस हुआ। इस तरह से जगह कम होने की वजह से हमें यहां लिखना पड़ेगा इस तरह से, MnOOH में कन्वर्ट हुआ। तो यहाँ H कहां से आया, तो यहां पर जो एमोनियम है, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो एमोनियम आयन है NH4+, वहां से एक H+ निकलेगा तो वो खुद NH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और वो H ऑक्सीजन के साथ, यहां 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के साथ OH में कन्वर्ट होगा, और बाकी क्या रहेगा यहाँ पर, तो कि यहाँ पर देखो अभी Mn, यहाँ पर क्या हो रहा है, Mn+4 से Mn+3 में ये रिडक्शन हो रहा है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन यूज हो रहा है, पर हमें 2 इलेक्ट्रॉन की खपत करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2MnO2 प्लस 2NH4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2MnOOH एंड 2NH3 गैस। अब यहां समझो, इसको बोलते हैं मैंगेनाइट, या इसको बोलते हैं मैंगनीज ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, मैंगनीज ब्रैकेट में 3 ऑक्सी हाइड्रोक्साइड। तो यहां पूरे रिएक्शन में क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन कट हो गए। अब हम उसका सेल रिएक्शन लिखते हैं यहां पर। उसका अगर हम सेल रिएक्शन लिखे तो कैसे लिखेंगे, यहां पर जिंक सॉलिड प्लस 2 मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 प्लस 2NH4+, ठीक है, 2 टाइम्स MnOOH मैंगनीज 3 ऑक्सी हाइड्रोक्साइड प्लस 2NH3। देखो ये जो लैक्लांसियस सेल, इसको लैक्लांसियस सेल भी बोलते हैं, क्योंकि लैक्लांसियस साइंटिस्ट, फ्रेंच साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया था, तो लैक्लांसियस सेल है, इसको ड्राई सेल भी बोलते हैं। पर रियल में क्या ड्राई सेल ड्राई है, नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम एमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड की मोइस्ट पेस्ट लेते हैं, यानी ये खुद मोइस्ट है यहाँ पर, इसलिए ड्राई सेल रियल में ड्राई नहीं है। अगर हम दूसरा भी देखें तो ये नॉन रिचार्जेबल है, इसको हम जब ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाता है तो उसके बाद हम उसके अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइस के साथ, इलेक्ट्रिक एनर्जी सोर्स के साथ जोड़कर हम हाई पोटेंशियल पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करें, तब भी ये रिवर्स रिएक्शन नहीं होता है। यानी यहाँ पर जो Mn3+ है उसका ऑक्सीडाइज Mn+4 में नहीं होता है, ये +4 है, Mn+4 में ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। इसकी इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये प्राइमरी सेल है जो नॉन रिचार्जेबल है। और लास्ट में बात करें तो यहाँ पर एमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रहा है। अगर यहाँ पर गैस प्रोड्यूस होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये धीरे धीरे क्या होगा, तो कि मोटा होता जाएगा, चौड़ा होता जाएगा एंड लास्ट में ब्लास्ट करेगा। ये न हो इसके लिए हम यहाँ जिंक क्लोराइड भी अंदर ऐड करते हैं। सो जिंक क्लोराइड के साथ एमोनिया जब जुड़ता है तो वो जिंक एमोनिया के साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है,
जिससे एक्सप्लोजन नहीं होता है, सो एक्सीडेंट नहीं होता है। और ये जो ड्राई सेल है उसके लिए हमें जो ई सेल मिलता है, सेल वोल्टेज मिलता है, ई सेल, वो हमें मिलता है वोल्टेज तकरीबन 1.5 वोल्ट। अगर हम इससे ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो हम ऐसे ड्राई सेल को सीरीज में जोड़कर इससे ज्यादा वोल्टेज भी बना सकते हैं। जैसे हमें 6 वोल्टेज चाहिए, ठीक है, तो ऐसे 4 सेल को जोड़कर सीरीज में जोड़ते तो 6 वोल्टेज प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है मर्क्यूरी सेल, जिसको हम बटन सेल भी बोलते हैं, मर्क्यूरी सेल या बटन सेल। मर्क्यूरी सेल ऐसे एपरेटस में, ऐसे डिवाइसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है जो वैसे भी छोटी होती है। जैसे रिस्ट वॉच जो होता है, रिस्ट वॉच है, कैलकुलेटर है, फिर जो हियरिंग पेड्स जिसको कम सुनाई देता है उसके हियरिंग पेड्स आते हैं, इसमें ये मर्क्यूरी सेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम बटन सेल भी बोलते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे पहले एनोड, कैथोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एनोड पर क्या रिएक्शन, क्या है, एनोड पर क्या है, कैथोड पर क्या है, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में पहले बात करेंगे। तो नॉर्मली यहाँ पर, जैसे यहाँ पर जिंक है तो यहाँ पर भी जिंक है, पर जिंक की मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट करके एलॉय बनाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं जिंक मर्क्यूरी एमालगम। कैथोड पर हम यहाँ पर लेंगे मर्क्यूरी सेल है तो फिर यहाँ पर मर्क्यूरी ऑक्साइड होता है, प्लस उसके साथ कार्बन भी थोड़ा सा इसके अंदर ऐड किया हुआ होता है। जैसे जिंक है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में जिंक ऑक्साइड भी लेते हैं एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी लेते हैं। तो जिंक ऑक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जिस तरह से जिंक में से Zn2+ बनता है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन होगा, तब Zn2+ में ऑक्सीडाइज होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा, और ये मर्क्यूरी जो 2+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके मर्क्यूरी में रिड्यूस होगी। इतना ही रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम इसका रिएक्शन भी देख लेते हैं साथ में, केमिकल रिएक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं एनोड। एनोड पे क्या होता है, यहां पर एनोड पे क्या होगा, जो हमारा जिंक है, जिंक विथ मर्क्यूरी एमालगम के फॉर्म में है, जिंक मर्क्यूरी एमालगम के फॉर्म में है, वो जिंक 2+ में पहले कन्वर्ट होगा। अब यहां पर जो OH है ये OH के साथ रिएक्ट करेगा, OH- के साथ। तो OH- का जो ऑक्सीजन है यहां से O-2 के फॉर्म में निकल जाएगा, तो ये H+ बनेगा, O2- एंड Zn2+ यानी जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। अब जो एक H+ बाकी रहा वो दूसरे OH- के साथ रिएक्शन करेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, H2 लिबरेट होगा, H2 बनेगा, और साथ में Zn है वो +2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट कर रहा है, तो हम यहां पर लिखता हूं 2 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से। तो ये एनोडिक रिएक्शन पूरा हो गया। जगह कम होने की वजह से थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। अब हम कैथोड की रिएक्शन की बात करें तो कैथोड पर क्या होगा, तो कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुए ये मर्क्यूरी ऑक्साइड इसके साथ रिएक्शन करेगा। सो HgO, यानी यहाँ पर मर्क्यूरी 2+ है, यहाँ पर मर्क्यूरी कैसा है, 2+ है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर मर्क्यूरी में कन्वर्ट हो जाएगा, मर्क्यूरी लिक्विड फॉर्म में। अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, तो ये H2 जो निकला है यहाँ पर प्रोडक्ट के फॉर्म में उसके साथ रिएक्शन करेगा, तो H2O के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ जाएगा एंड 2 OH- बनेंगे यहाँ पर। सो ड्यूरिंग दिस रिएक्शन क्या हुआ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो 2 OH- यहाँ पर जो रिएक्शन कर रहे थे वो 2 OH- ये कट हो गए, H2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन, H2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन कट हो गए। तो जो सेल रिएक्शन है वो क्या होगा, अब जो सेल रिएक्शन है उसमें क्या होगा, जिंक विथ मर्क्यूरी एमालगम, विथ मर्क्यूरी नोन एज जिंक एमालगम प्लस मर्क्यूरी ऑक्साइड, एंड यहां पर जिंक ऑक्साइड बनेगा प्लस Hg में ये कन्वर्ट होगा इस तरह से। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ओवरऑल रिएक्शन है उसके अंदर आयन बन ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर Zn2+ है, तो यहाँ पर लिखना रह गया है Zn2+, यहाँ पर Zn2+ बन रहा था, यहाँ पर आयन क्रिएट ही नहीं हो रहे हैं,
ड्यूरिंग ओवरऑल रिएक्शन। जो हो रहे थे वो क्योंकि पूरे रिएक्शन में ये यूज हो जाते हैं, तो इसका बेनिफिट ये है कि यहाँ पर कोई भी आयन जनरेट नहीं हो रहा है, यानी बाय प्रोडक्ट में मिलता नहीं है। और अगर हम इसके ईसीएल की बात करें तो यहाँ पर हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो नियरली 1.35 वोल्टेज जितना होता है। तो ये दोनों नॉन रिचार्जेबल सेल है जिसको हम प्राइमरी सेल बोलते हैं। अब हम बात करेंगे रिचार्जेबल सेल के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास दो रिचार्जेबल सेल है जिसको हम सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी भी कहते हैं। बैटरी इसे बोला जाता है नॉर्मली कि जब एक से ज्यादा सेल को सीरीज में जोड़कर जो एक बड़ी डिवाइस बनाते हैं उसको बैटरीज बोलते हैं नॉर्मली, पर हम नॉर्मल कंडीशन में सेल को बैटरी भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो है यहाँ पर ना सेल लिया हुआ है, यानी हमने एक एनोड एक कैथोड लिया हुआ है। सो ये लेड स्टोरेज सेल है। ये क्या है? लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल। लेड स्टोरेज सेल के अंदर भी जो एनोड है कैथोड है वो दोनों लेड से ही बने हुए होते हैं। हम यहां पर नॉर्मली एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइट को पहले लिख देते हैं, जिससे आप चारों जो सेल है बैटरी से उसको आप आसानी से याद रख सकते हो। यहां पर जो एनोड है वो लेड से बना हुआ है और जो कैथोड है वो लेड की ग्रिड है। लेड की ग्रिड है। ग्रिड यानी यहां पर देखो, ग्रिड यानी जाली। जैसे ये लेड है इस तरह से, इसको लेड ग्रिड बोलते हैं। और लेड ग्रिड पर लेड ऑक्साइड का लेयर चढ़ाया हुआ होता है उसके ऊपर। इसके ऊपर लेड ऑक्साइड इस तरह से लेड ऑक्साइड इसके ऊपर चढ़ाया हुआ होता है जाली के साथ साथ, ठीक है। तो ये क्या है? लेड ग्रिड विथ लेड डाइऑक्साइड PbO2। और ये जो है वो नॉर्मल हमारा लेड की प्लेट है, लेड प्लेट है, ठीक है। और यहां पर हम एक्सटर्नल डिवाइस को जोड़ते हैं, ठीक है। और यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा यहां पर ये जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है विथ 30% W/W लेना है। यहां पर 30% W/W, 30 नहीं 38% W/W H2SO4 सॉल्यूशन होता है। फ्रेंड्स, इसकी डेंसिटी भी 1.25 to 1.30 होती है डेंसिटी, ठीक है। यहां जगह कम होने की वजह से मैं लिख नहीं रहा हूं। यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन है वो है 38% W/W concentrated H2SO4 solution with 1.25 to 1.30 ग्राम पर ml इसकी डेंसिटी होती है, तभी ये वर्क करेगा, ठीक है। इसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए सॉल्यूशन की? 1.25 to 1.30 होनी चाहिए। फ्रेंड्स, यहां पर भी हमने ये जो मर्क्यूरी सेल है इसमें ये एनोड कैप है, इसको क्या बोलेंगे हम? एनोड कैप बोलेंगे। ये जो ऊपर की सतह ये डाइसेक्शन किया हुआ है इसका, तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ये एनोड है, ये कैथोड है, एंड यहाँ पर ये इसका सेपरेटर है, ठीक है। तो ये एनोड जिंक मर्क्यूरी का है, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, कार्बन का जो मिक्सचर ये कैथोड की तरह एक्ट करता है इस तरह से। अब हम लेड स्टोरेज सेल के केमिकल रिएक्शन की बात करें तो जब लेड स्टोरेज सेल को किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के साथ जोड़ा जाता है तब यहाँ पर इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी करंट फ्लो होता है, यानी ये यहाँ पर डिस्चार्ज हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्चार्ज रिएक्शन, डिस्चार्ज या डिस्चार्जिंग रिएक्शन। डिस्चार्जिंग रिएक्शन में एनोड पर, एनोड कहां है? ये हमारा एनोड है,
ठीक है, ये जिंक है, ये सॉरी लेड है। तो यहां पर क्या होगा कि जो लेड है वो 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करके Pb2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और वो सॉल्यूशन में जाएगा। ठीक है, पर क्या होता है, यहां पर सॉल्यूशन में सल्फेट आयन है, तो वो सल्फेट आयन के साथ जुड़ जाएगा SO4 2- के साथ, एंड ये PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, PbSO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो गए इस तरह से। तो ये एनोड की रिएक्शन हो गई। अब हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पर क्या होगा, तो कि कैथोड पर जो लेड डाइऑक्साइड है PbO2 है, PbO2 वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके PbO2 वो भी क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो उसको लेकर वो रिड्यूस होगा और वो Pb2+ में कन्वर्ट होगा। अब सॉल्यूशन के अंदर सल्फेट आयन तो प्रेजेंट है, तो ये सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा SO4 2- के साथ, तो Pb2+ एंड SO4 PbSO4 बन जाएगा। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये PbSO4 सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, अब तो एक सल्फेट आयन यूज हुआ एनोड में और दूसरा सल्फेट आयन यूज हुआ कैथोड में, तो 2 सल्फेट आयन रिलीज हुए, तो एक H2 सल्फर 2H+, तो 2H2 सल्फर में 4H+, तो 4H+ यहां पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट होंगे। तो ये दो H एक ऑक्सीजन के साथ दूसरे 2H+ एक दूसरे ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे, इस तरह से 2H2 में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये पूरा रिएक्शन हो गया। यहां पर देखें तो क्या कर्व हो रहा है, तो यहां पर देखें तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हो रहे थे वो रिड्यूस होकर खत्म हो गए, बाकी का सब वैसे का वैसे रहेगा। तो शेयर रिएक्शन में क्या होगा, Pb प्लस PbO2, Pb प्लस PbO2 प्लस देखो 4H+ एंड 4SO4, देखो 2H+ इस सल्फेट के साथ 2H+ इस सल्फेट के साथ, यानी 2H2SO4 लिख सकते हैं यहां पर। और रिएक्शन क्या होगा, तो कि PbSO4 1 टाइम, PbSO4 सेकंड टाइम, तो PbSO4 2 टाइम्स प्लस 2H2। फ्रेंड्स, ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन है। अब देखो यहां पर जो PbSO4 बन रहा है वो PbSO4 क्या करेगा यहां पर, क्योंकि दोनों जो प्लेट है, ये जो दोनों प्लेट है उसको चिपक के रहेगा सॉलिड फॉर्म में, पर इस तरह से चिपक के रहेगा। अब जब कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा तब हम एक्सटर्नली किसी हाई पोटेंशियल हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक सोर्स के साथ जब हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में जोड़ेंगे, यानी जो एनोड की तरह एक्ट कर रहा है वो अब कैथोड की तरह एक्ट करेगा, एंड जो कैथोड है वो अब एनोड की तरह एक्ट करेगा। और उस समय जो हमारी डिस्चार्जिंग रिएक्शन था उससे रिवर्स रिएक्शन होगा। तो यहां से क्या होगा, जब एक्सटर्नल डिवाइस के साथ जब जोड़ेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन आएगा वो इलेक्ट्रॉन PbSO4 साथ रिएक्शन करेगा और Pb में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड जो एनोड पर जो PbSO4 बना था वो PbSO4 क्या होगा, वो रिएक्शन उल्टा रिएक्शन होगा और 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट करेगा। तो याद रखना है कि डिस्चार्जिंग रिएक्शन जो होता है उससे कंप्लीटली ऑपोजिट रिएक्शन चार्जिंग में होता है। जो डिस्चार्जिंग रिएक्शन के दौरान जो लेड सल्फेट जो बने थे वो लेड सल्फेट अब क्या हो रहे हैं, Pb एंड PbO2 में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस तरह से चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग रिएक्शन हम लिख सकते हैं। और एक बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो चार्जिंग की जो रिएक्शन होती है वो 100% नहीं होती है। ठीक है, तो कई बार चार्जिंग डिस्चार्जिंग रिएक्शन होने के बाद लास्ट में क्या होता है, तो कि वो कंप्लीटली डेड हो जाता है, परंतु 2-3 साल तो ये आराम से चलता है लेड स्टोरेज सेल। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन जब ये वर्किंग होता है, जब ये 38% जो W/W सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी डेंसिटी जब 1.10 to 1.15 जब हो जाती है तब हमें उसको रिप्लेस करना पड़ता है सल्फ्यूरिक एसिड से। और लेड स्टोरेज सेल का ये जस्ट एक यूनिट है जिससे 2 वोल्टेज जनरेट होते हैं। इसे यहां पर जो सेल वोल्टेज है वो 2 वोल्टेज है, और ऐसे बहुत सारे यूनिट को एक साथ सीरीज में जोड़कर हम 10, 16 या 20 वोल्टेज भी हम जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट सेकेंडरी सेल, जिसको हम निकल कैडमियम स्टोरेज सेल बोलते हैं। निकल
कैडमियम स्टोरेज सेल बोलते हैं। निकल कैडमियम स्टोरेज सेल में यहां पर देखे तो मान लो कि ये तुम्हारा एनोड है, ये सेपरेटर है, ये कैथोड है। ऐसे ही एनोड कैथोड सेपरेटर से जुड़कर बहुत सारे यूनिट इसके अंदर ऐड किए हुए होते हैं। यहां पर हम देखें तो एनोड पर क्या है, कैथोड पर क्या है। एनोड पर क्या है, कैथोड पर क्या है, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या है। नॉर्मली जो कैडमियम है वो एनोड की तरह एक्ट करता है। कैडमियम एनोड की तरह एक्ट करेगा। यहां पर निकल जो है वो निकल हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में है। यहां पर निकल की ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +3 है। निकल हाइड्रोक्साइड कैथोड की तरह एक्ट करता है। एंड यहां पर 30% पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन लेना पड़ता है। और उसकी हम रिएक्शंस देखें, ये भी डिस्चार्जिंग रिएक्शन है। मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, जगह कम है इसी वजह से मैं डायरेक्टली लिख देता हूं अभी यहां पर कि यहां पर एनोड पर क्या होगा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। सो कैडमियम ऑक्सीडाइज होगा। सो कैडमियम जो कैडमियम है वो Cd2+ में ऑक्सीडाइज होगा। पर यहां पर जो हाइड्रोक्साइड आयन है इलेक्ट्रोलाइट का, इसके साथ ये रिएक्शन करेगा तो ये Cd कैडमियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यहां पर भी हम लिखे 2OH-, सो इससे H2 बनेगा। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट हुए वो लास्ट में कहां पर आएंगे, कैथोड पर आएंगे। तो कैथोड पर क्या हो रहा है, तो कि NiOH थ्राइस एक इलेक्ट्रॉन को लेकर NiOH ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक OH- क्या होगा, रिलीज होगा। तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम पूरे रिएक्शन को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो ये पूरा बैलेंस हो गया। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल। ठीक है, और ये 2OH- कैंसल। तो यहां पर सेल रिएक्शन क्या हो रहा है, कैडमियम सॉलिड 2NiOH थ्राइस सॉलिड gives cadmium oxide solid plus 2NiOH twice। फ्रेंड्स यहां पर जो सेल वोल्टेज मिलता है वो 1.25 वोल्ट होता है। और निकल कैडमियम स्टोरेज सेल है, उसकी जो लॉन्गेटिविटी है वो लेड स्टोरेज सेल से ज्यादा होती है। पर निकल कैडमियम जो मेटल है वो महंगी होने की वजह से ये लेड स्टोरेज सेल से ज्यादा कॉस्टली होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल कम होता है। तो ये हमने चारों सेल देख लिए, 2 प्राइमरी सेल या बैटरी एंड 2 सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी हमने देख लिए। इसके हम न्यूमेरिकल्स बाद में करेंगे। उससे पहले हम फ्यूल सेल के बारे में बात कर लेते हैं। बच्चों अब हम फ्यूल सेल के बारे में स्टडी करेंगे। फ्यूल सेल जिसको हम गुजरात में बर्तन कोष के नाम से जानते हैं। ये फ्यूल सेल क्या है, अगर हम दोनों वर्ड को समझे तो एक ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसके अंदर हम फ्यूल का इस्तेमाल करके, फ्यूल का कंबसन करके उसमें से जो एनर्जी मिलती है उस केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो उसका प्रिंसिपल है एनर्जी फ्रॉम द कंबसन ऑफ फ्यूल ડિરેક્ટલી કન્વર્ટ ઇન્ટુ ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી। મિત્રો ગુજરાતીમાં કહી શકીએ કે બળતણ કોષ એક એવો ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ, એક એવો વોલ્ટેઇક કોષ છે જેની અંદર જે બળતણ છે એ બળતણમાં રહેલી બંધન ઉર્જા સ્વરૂપે રહેલી કેમિકલ્સ, રાસાયણિક ઉર્જાનું સીધું જ ઇલેક્ટ્રિકલ વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર કરવામાં આવે છે। सबसे पहले 1932 में फ्रांसिस थॉमस बेकन जो साइंटिस्ट है उसने हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल डिस्कवर किया था। फ्रेंड्स ये फ्यूल सेल की सबसे बड़ी जो विशेषता है, जो एडवांटेज है वो यह है कि हम कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसमें से जनरेट कर सकते हैं। हमें अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंटिन्यूअसली कन्वर्ट करनी है, जनरेट करनी है, तो हमें कंटिन्यूअसली जो रिएक्टर जो फ्यूल है उसको कंटिन्यूअसली उसके अंदर भेजना पड़ेगा सेल के अंदर।
तो हमें कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो सबसे आसान और सबसे जो फेमस है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो, तो ये जो डायग्राम है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन या जस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर सबसे पहले देखें तो यहाँ पर एनोड क्या है, कैथोड क्या है। तो पहले देखते हैं यहाँ पर एनोड क्या है एंड कैथोड क्या है, प्लस हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन क्या इसमें इस्तेमाल करते हैं वो भी यहां लिख देते हैं। तो देखो यहाँ पर एनोड हो या कैथोड हो, देखो यहाँ पर ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये दोनों इलेक्ट्रोड, ये दोनों ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड है जो एनोड एंड कैथोड की तरह एक्ट करते हैं। वो पोरस है, यानी यहां पर लिखेंगे जो एनोड है एंड जो कैथोड है वो दोनों कैसे हैं, पोरस कार्बन या ग्रेफाइट है, जिसके अंदर एज ए कैटालिस्ट प्लेटिनम पाउडर या प्लेटिनम प्लस Ag2O का पाउडर एज ए कैटालिस्ट उसके अंदर हमें भरना होता है ये फ्यूल सेल के अंदर। यहां पर जो एनोड है वहां से हम H2 को अंदर एडमिट करते हैं, एंटर करते हैं, एंड कैथोड से हम O2 को एंटर करते हैं। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात करें तो यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वियस सॉल्यूशन इसके अंदर लेना पड़ता है। दोनों जो पोरस कार्बन या ग्रेफाइट के जो इलेक्ट्रोड है उनके बीच में इसको भरना पड़ता है। तो जब फ्यूल सेल वर्किंग में होता है तो क्या होता है, तो देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो हमारा यहाँ पर एनोड है, तो ये क्या होगा, H2 अंदर जाएगा। अब H2 जो अंदर जाएगा तो ये जो पोरस जो ग्रेफाइट का रोड है उसमें से वो कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा। तो उस समय क्या होता है, यहां पर जो H2 है वो हाइड्रोक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा। नॉर्मली सबसे पहले क्या होता है, H2 इज कन्वर्टेड इनटू H प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन, सो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिलीज हो गए, यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन क्या होता है, तो कि यहाँ पर जो H प्लस बने वो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो हाइड्रोक्साइड है OH माइनस उसके साथ रिएक्ट करेंगे। सो 2OH माइनस रिएक्ट करेंगे तो 1H प्लस 1OH माइनस H2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2H2 बनेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से एनोड पर हमें प्रोडक्ट मिलेगी 2H2O एंड 2 इलेक्ट्रॉन लिबरेट होंगे। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड पे से ऊपर की ओर जाएंगे और यहां से वो जो डिवाइस है जहां इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत है वहां पर जाएंगे और वहीं से वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, ये कैथोड पर आएंगे। तो अब ये इलेक्ट्रॉन कैथोड पर आ रहे हैं, तो उस समय क्या होगा, हमारा जो ऑक्सीजन है जो हम राइट हैंड साइड से हम उसके अंदर एंटर कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन ये ग्रेफाइट जो पोरस है उसमें से अंदर जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो उस समय क्या होगा, यहां पर जो डाई ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करेगा, तो एक ऑक्सीजन एटम ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट होगा, O2 माइनस आयन में कन्वर्ट होगा। तो यहां पर जो पानी बना है ये पानी यहां पर रिएक्ट करेगा, तो यहां पर जो H प्लस है उसके साथ यहां पर ये रिएक्ट करेगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, OH माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब इस यहां पर दूसरा भी ऑक्सीजन है, तो दूसरा ऑक्सीजन है तो यहां पर दूसरा H2 भी चाहिए, तो यहां पर 2 OH माइनस बन जाएंगे इस तरह से। ठीक है, और इसको क्या बनेंगे, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। अब यहां पर देखो तो पूरे रिएक्शन के दौरान 2 हाइड्रोक्साइड कैंसल, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसल हो जाएंगे इस तरह से। यहां पर एक ही H2 होगा, ठीक है, एक H प्लस और दूसरा O माइनस के साथ जुड़ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, H2 गैस प्लस O2 गैस,
और यहां पर बनेगा, यहां पर हम हाफ O2 कर देते हैं, आसानी रहेगी। सो O हो गया, यहां हो गया, तो 1/2 O2 यहां पर लिख देते, तो यहां पर H2। फ्रेंड्स, तो यहां पर हम देख सकते हैं कि डाइहाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होकर H2O बनता है, यानी पानी यहां पर बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलती है। जो पानी है वो हम इसे इस तरह ऊपर उसको निकाल देते हैं। तो जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल है वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में परोक्ष यानी डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली दोनों के बीच में रिएक्शन होता है और उससे H2 बनता है। नॉर्मली फ्रेंड्स, जब हम H2 गैस O2 गैस को डायरेक्टली अगर हम एक दूसरे के साथ अगर हम रिएक्ट करवाएंगे तो वहां पर एक्सप्लोजन हो सकता है और इसकी वजह से वहां पर जो एकदम से बहुत सारी एनर्जी बन जाएगी जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने अगर जो साइंटिफिक जो मूवी है, साइंस फिक्शन मूवी है 2015 में रिलीज हुई थी, द मार्शियन, उसमें अगर आपने देखा होगा तो जो नासा का साइंटिस्ट है वो मार्स पर बिछड़ जाता है, बाकी के साइंटिस्ट अर्थ पे आने को निकल जाते हैं और एक साइंटिस्ट वहां पर रह जाता है जो पानी बनाने के लिए वहां H2O2 को मिक्स करता है, तब वहां पर एक्सप्लोजन होता है। वो पूरी मूवी आपको देखनी चाहिए अगर ना देखी हो तो H2O2 के जो डायरेक्टली हम रिएक्शन करवाते हैं तो एक्सप्लोजन होता है और उस समय एनर्जी जो है सब बेकार हो जाती है। पर हम इनडायरेक्टली मेथड से H2O और O2 के बीच में जब रिएक्शन करवाते हैं उस समय पानी भी बनता है और उसके साथ साथ जो एनर्जी वहां पर है अप्रोक्सीमेटली 52 पॉइंट समथिंग किलो जूल जो एनर्जी वो रिलीज होती है, 52 पॉइंट समथिंग जो होती है, जिसका यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है। सो इवन जो नासा है उसने जो अपोलो स्पेस प्रोग्राम जो करा था उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यही फ्यूल सेल का इस्तेमाल किया था और उस समय ये फ्यूल सेल में से जो पानी निकला था उसी पानी का उन्होंने पीने के लिए स्पेस में इसका इस्तेमाल किया था। फ्रेंड्स, तो ये जो फ्यूल सेल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल है उसका सेल पोटेंशियल होता है 1.23 वोल्ट और इसका एडवांटेज ये है कि ये सबसे पहले हम देखें तो यहाँ पर ये पॉल्यूशन फ्री है और जो नॉर्मल जो पावर स्टेशन, थर्मल पावर स्टेशन की अगर बात करें तो वहां पर पहले क्या करना पड़ता है कि पहले जो कोल होता है, जो मिनरल जो कोल होता है माइन में से जो निकलता है उसको पहले बर्न करना पड़ता है। वो हीट एनर्जी से हम पानी को भाप में यानी वेपर में, स्टीम में कन्वर्ट करते हैं और स्टीम से फिर टर्बाइन घूमता है और उससे तो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है। जस्ट 30 to 40% इलेक्ट्रिक एनर्जी हम उसमें से बना सकते हैं, जबकि जो फ्यूल सेल है उससे हम तकरीबन 70 to 75% केमिकल एनर्जी को हम डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है सबसे पहले, दूसरा कंटिन्यूअस सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम जितने टाइम तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करना चाहे उतनी देर तक हम कंटिन्यूअसली अगर हम फ्यूल को एज ए रिएक्टेंट उसके अंदर ऐड करते जाएंगे तो हमें कंटिन्यूअसली एनर्जी मिलती, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट हमें मिलता रहेगा। एंड ये पॉल्यूशन फ्री है, यहाँ पर कोई बाय प्रोडक्ट भी ऐसी कोई नहीं मिली जिससे पॉल्यूशन का खतरा यानी एनवायरमेंट को कोई पॉल्यूशन का खतरा हो। सो फ्यूल सेल्स पे से बहुत सारे क्वेश्चंस नीट और जेडबल में पूछे जाते हैं। बच्चों, अब हम जेडबल एंड नीट के अंदर जो फ्यूल सेल के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका हम अब स्टडी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, द एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल सेल इज व्हाट। तो ગુજરાતીમાં એમ કહી શકાય કે બળતણ કોષની કાર્યક્ષમતાને કેવી રીતે માપી શકાય, બરાબર છે? ઓપ્શન તમને આપેલા છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, બળતણ કોષમાં થાય છે શું? તો કે બળતણ કોષની અંદર રાસાયણિક ઉર્જાનું ડાયરેક્ટલી સીધું જ વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતર થાય છે। બળતણ ઉર્જામાં એટલે કે જે રાસાયણિક ઉર્જા છે એને આપણે અહીંયા કેમિકલ ચેન્જ, એન્થાલ્પી ચેન્જ કહીએ મિત્રો, અને જે ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જી છે બરાબર છે એના માટે આપણે ઇલેક્ટ્રિકલ ફ્રી એનર્જીની વાત કરીએ તો એમ કહી શકાય કે કોઈ પણ બળતણ કોષની કાર્યક્ષમતા એ મુક્ત ઉર્જા અને જે એન્થાલ્પી ફેરફાર છે એનો ગુણોત્તર છે। फ्रेंड्स, हम ये बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिकली जो थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल सेल है उसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा इज इक्वल टू व्हाट? तो कि थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्री एनर्जी डेल्टा जी ओवर या टू द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फ्यूल सेल रिएक्शन।
इंटू 100, तो परसेंटेज भी निकालना तो क्या हो जाएगा 100, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, बी आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स, देखो फ्यूल आ गया है, फ्यूल है, दैट मींस कि क्या हो जाएगा, और आगे भी यहां लिखा है डायरेक्टली जो एनर्जी वो कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कर रही है, उसको क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल बोलते हैं। મિત્રો જ્યારે બળતણ જુદા જુદા બળતણની મદદથી રાસાયણિક ઉર્જાનું સીધું જુદું જુદા રૂપાંતર કરવા માટે જે સાધનો વપરાય છે એને આપણે શું કહીએ છીએ, ફ્યુઅલ સેલ એટલે કે બળતણ કોષ કહીએ છીએ। यानी आंसर आएगा सी। अब देखते हैं आगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों नीट में पूछे गए क्वेश्चन है। देखो, अ फ्यूअल सेल इन्वॉल्व्स कंबशन ऑफ द ब्यूटेन एट 1 एटमोस्फेयर एंड 298 केल्विन टेम्परेचर। મિત્રો અહીંયા આપણે એવું કીધેલું છે કે 298 કેલ્વિન તાપમાન અને 1 વાતાવરણ દબાણ, એટલે કે સ્ટાન્ડર્ડ કન્ડિશનમાં જ્યારે એનું કમ્બશન કરવામાં આવે છે કોનું, બ્યુટેનનું, બરાબર છે, તો તે વખતે એનું જ્યારે ડાયરેક્ટલી ઇલેક્ટ્રિકલ એનર્જીમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે છે, બરાબર છે, તે વખતે એનો ઇનોટ સેલ કેટલો મળશે। ફ્રેન્ડ્સ અહીંયા તમને ડેલ્ટા જી આપી દીધેલું છે, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2746 किलो जूल पर मोल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा जी इज इक्वल टू -NF ई सेल, हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -NF ई नॉट सेल। हमें ई नॉट सेल फाइंड करना है, तो हम इसको सब्जेक्ट करें तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन n इंटू एफ। n मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब केमिकल रिएक्शन में चेंज होते हैं, ठीक है, उसको n बोलते हैं। तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहां पर हम रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीजन नंबर, रेडॉक्स रिएक्शन में जो पढ़ा है ऑक्सीजन नंबर, हम ऑक्सीजन नंबर फाइंड करेंगे कार्बन के लिए। तो यहाँ पर देखो C4 टाइम्स है, हाइड्रोजन का +1 लो तो +10, और दूसरी हो गया तो -10/4, यानी क्या हो जाएगा -10/4, पर ये 4 टाइम्स है, तो ये क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन नंबर -10 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर C+2 टाइम्स O2, ऑक्सीजन का -2, 2 बार है तो -4, इक्वल टू की दूसरी हो जाएंगे तो +4, तो एक कार्बन का +4, तो 4 कार्बन का कितना हो जाएगा, 4 4 से 16। तो यहाँ पर देखो -10 to 16, दैट मीन्स कि ऑक्सीजन नंबर कितना बढ़ रहा है, 26 बढ़ रहा है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चेंजेस इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 26 है, तो n कितना आ जाएगा हमारा, 26 आ जाएगा। तो यहां पर हम रखे, सो यहां पर हम वैल्यूज रखे, डेल्टा जी की वैल्यू कितनी है, -2746 किलो जूल है, -2746 किलो जूल है, यानी इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जूल में कन्वर्ट करने के लिए। n कितना है 26, एंड जो फेराडे कांस्टेंट है वो 96500 है, ठीक है, 0000 को कट कर दो, ठीक है, ये भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका सिंप्लीफिकेशन करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 1.09 वोल्ट, 1.09 वोल्ट आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखो, ये दोनों क्वेश्चन सेम है, पर यहां पर आपको इक्वेशन दे दिया है, यहां पर आपको इक्वेशन दे दिया है, यहां पर इक्वेशन नहीं दिया है। यहां पर क्या बोला गया है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, गुजराती में कही तो प्रमाणित मुक्त ऊर्जाओं कोनी कोनी છે, તો કે ફોર્મેશન यानी સર્જન પ્રમાણિત સર્જન તમને મુક્ત ऊर्जा આપેલી છે, ठीक है, वो क्या है, और कौन सी कंडीशन भी है, कौन सी कंडीशन पर दी हुई है, 298 केल्विन टेम्परेचर पर हमें दी हुई है, तो वो हमें दे दी है -237.2, -394.4 एंड -8.24 H2O, CO2 एंड पेंटेन गैस रिस्पेक्टिवली। यानी हम यहाँ पर लिख देंगे, ये H2O के लिए है, ये CO2 के लिए है, एंड ये पेंटेन के लिए है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, द वैल्यू ऑफ इनॉट सेल, ये हमें फाइंड करना है फॉर दिस पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ पर पेंटेन का कंबशन के लिए इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो C5H8 प्लस O2 गिव्स, कंबशन होगा तब ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मोलिक्यूल ही लिबरेट होंगे,
प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 5 टाइम्स कार्बन है, तो यहाँ पर भी हम लिखते हैं 5 टाइम्स कार्बन। यहाँ पर C5H8 और C5H8 आएगा, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 आएगा यहाँ पर, ठीक है। पेंटेन है ना, तो 5 CnH2n प्लस 2 के हिसाब से C5H10 होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6H2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 5 2 जा 10 प्लस 6 16, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स इस तरह से होंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो कि हमें डेल्टा जी फाइंड करना पड़ेगा। डेल्टा जी हमें यहाँ पर दिया नहीं है डेल्टा जी, तो हम डेल्टा जी फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे जो हमने 11 की थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ी थी, ये इक्वेशन डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट, यहाँ फॉर्मेशन के लिए आप भी लिख सकते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा जी नॉट रिएक्टेंट। तो यहां पर प्रोडक्ट में कौन कौन से, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मोलिक्यूल्स। तो हम लिखेंगे यहां पर 5 टाइम्स फ्री एनर्जी, फॉर्मेशन फ्री एनर्जी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस 6 टाइम्स फ्री एनर्जी फॉर H2O लिक्विड माइनस रिएक्टेंट में 2 है, पेंटेन एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो खैर इसका स्टैंडर्ड है, तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जस्ट C5H12 के लिए लिखना पड़ेगा, तो माइनस डेल्टा जी ऑफ C5H12 इस तरह से। अब वैल्यू रखते हैं यहाँ पर। सो 5 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड के लिए क्या है, माइनस 394.4 प्लस 6 टाइम्स माइनस 237.2 माइनस 8.2। फ्रेंड्स, इसका आप कैलकुलेशन करेंगे तो उसका डायरेक्ट वैल्यू आएगी उसकी 3387। इसकी वैल्यू आएगी माइनस 3387.0 किलो जूल, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पर माइनस 3387.0 किलो जूल। अब यही क्वेश्चन हो गया है। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला रखनी पड़ेगी। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल। तो हमें n चाहिए, अभी हम E नॉट सेल को सब्जेक्ट कर देते हैं जो फाइंड करना है। सो E नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन n इंटू एफ। अब डेल्टा जी नॉट कैसे फाइंड, डेल्टा जी नॉट तो हमने फाइंड कर दिया, पर पहले n फाइंड करना पड़ेगा। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, हम ऑक्सीजन नंबर से इसको ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस 12 है, तो उस तरफ जाएंगे तो माइनस 12 हो जाएगा, माइनस 12.5, यानी एक कार्बन के लिए माइनस 12.5, तो 5 कार्बन के लिए कितना होगा, माइनस 12 हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर। उसी प्रकार ऑक्सीजन के लिए तो 0 है, ऑक्सीजन के लिए माइनस 2, तो 2 टाइम्स है तो माइनस 4, उस तरफ जाएगा प्लस 4, 4 5 20, तो यहाँ पर 20। तो यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर 32 ऑक्सीजन नंबर इंक्रीज हो रहा है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ चेंज इलेक्ट्रॉन वो कितना है, 32 है। सो हमारा n कितना हो जाएगा, 32। तो यहां पर हम इसकी वैल्यू रख दे। सो माइनस माइनस, देखो ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये किलो जूल में है, तो हम उसको जूल में कन्वर्ट करेंगे, 3387 इंटू 1000 ओवर n 32 इंटू 96500। तो 0000 कैंसल, उसका सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 1.0968, 1.0968 डेल्टा जी आएगा इन जूल, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा, जूल नहीं वोल्ट आएगा, वोल्ट। हम ई फाइंड कर रहे हैं ना, तो वोल्ट में आंसर आएगा।